हेलो स्टूडेंट्स, डिबेंचर्स का पढ़ रहे थे हम चैप्टर। पिछले चैप्टर के में कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। आज उससे नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लासेस ऑफ डिबेंचर्स। क्लासेस ऑफ डिबेंचर्स मतलब टाइप ऑफ डिबेंचर्स, कैटेगरीज ऑफ डिबेंचर। इसमें पहला है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड जिसका नाम रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ है, मतलब डिबेंचर्स जिनका नाम, एड्रेस, दूसरी सारी डिटेल कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स के अंदर लिखी हुई है। दोज आर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और डिबेंचर होल्डर्स विद इन कंपनी रजिस्टर। द इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट। इन डिबेंचर्स का प्रिंसिपल अमाउंट है चाहे इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये उसी पर्सन को मिलेगा जिसका नाम रजिस्टर होल्डर्स के रजिस्टर में लिखा है, जिसका ना ओनली टू द रजिस्टर्ड होल्डर, जिसका नाम है रजिस्टर के अंदर, उसी पर्सन को ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। उनके अलावा और किसी पर्सन को नहीं मिल सकता। दे कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ देयर इश्यू एंड ट्रांसफ़र मस्ट बी रिकॉर्डेड इन कंपनीज रजिस्टर। इनका इश्यू का प्रोसेस और ट्रांसफ़र का प्रोसेस टिक होगा और कंपनी के रजिस्टर के अकॉर्डिंग क्या होगा, कंपनी के रजिस्टर में दूसरे होल्डर का नाम लिखा जाएगा जब डिबेंचर ट्रांसफ़र होगा। तो एज सच एक रजिस्टर्ड डिबेंचर जो है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब एंडोर्स कर सकते हैं, जिसको हम आगे दे सकते हैं। कैश है, जैसे कैश नेगोशिएबल है, आपने मुझे दिया, मैंने आपको दिया, उसकी वैलिडिटी में ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो किसी जिसके पास होगा उसके पास उसकी वैल्यू होगी। लेकिन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, एक डिबेंचर की वैल्यू उसी के लिए है जिसका वो है, जिसका नाम रजिस्टर के अंदर है, सिर्फ उसी के ऊपर ही, उसी को ही राइट है इसके ऊपर। सेकंड है बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर वो हैं जो ना ही तो कंपनी के रजिस्टर के अंदर लिखे गए हैं, ना ही उनके ट्रांसफ़र के लिए कोई कंपनी की कंसेंट चाहिए होती है। वो बियरर होते हैं, हिंदी में बोलते हैं वाहक, वाहक ऋण पत्र। तो बियरर डिबेंचर्स जो हैं वो सिर्फ डिलीवरी से ही ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। जैसे हम कैश दे सकते हैं एक दूसरे को, मैंने आपको दिया, आपका हो गया, आप उसको यूज़ कर सकते हो। बियरर डिबेंचर्स भी सिर्फ डिलीवरी से, देने से ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जिसके पास भी वो बियरर डिबेंचर होगा ना, वो ही उसका ऑनर माना जाएगा। ओनली द होल्डर हैज़ द राइट। जिसके पास भी ये डिबेंचर है वो ही इसके ऊपर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव कर लेगा। और इनको ट्रांसफ़र करने में कोई लीगल प्रोसीजर नहीं चाहिए, कोई स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट नहीं करनी। होल्डर ऑन द पेबल ऑफ ए नॉमिनल फ़ी गेट्स हिज नेम रिकॉर्डेड इन द कंपनीज रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। बियरर डिबेंचर को अगर रजिस्टर्ड कराना है तो वो एक नॉमिनल सी फ़ीस दे के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में अपना नाम एंटर करा सकता है। तीसरा है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। एज द नेम सजेस्ट कि वो सिक्योर्ड होते हैं। कैसे सिक्योर्ड होते हैं? वो किसी ना किसी असेट से सिक्योर्ड होते हैं। इसको मॉर्गेज भी कहते हैं, इसको मॉर्गेज डिबेंचर भी कहते हैं कि इनके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी दी हुई होती है। इन केस कंपनी इन डिबेंचर्स की पेमेंट नहीं करती है तो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी की प्रॉपर्टी में से, जो प्रॉपर्टी, जो असेट्स गिरवी रखी गई हैं, मॉर्गेज रखी गई हैं, उनसे वो अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड, इसका रिवर्स, सिक्योर्ड के ऊपर असेट सिक्योर्ड होती है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स किसी चीज़ के ऊपर चार्ज नहीं होता, किसी कोई मॉर्गेज नहीं होता, तो वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं। कंपनी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को प्रिंसिपल अमाउंट के लिए या इंटरेस्ट के लिए, तो ये एक तरह से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं जिनके पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है कि उन्होंने कंपनी को पैसा दे रखा है। अगर कंपनी पैसा वापस नहीं देती तो होल्डर्स कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि कोई असेट तो है नहीं गिरवी जो बेच के पैसा रिकवर कर लेंगे, तो वो सिर्फ कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। पांचवा है रिडीमेबल डिबेंचर्स। जब डिबेंचर्स के पास में ऑप्शन होता है होल्डर्स के पास में कि वो एक सर्टेन टाइम पे जो भी डेट रखेंगे, जो भी टाइम रखेंगे, उस पर वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस ले सकते हैं, या डिमांड पे या नोटिस पे अपना अमाउंट वापस ले सकते हैं, तो ऐसे डिबेंचर्स होंगे रिडीमेबल डिबेंचर्स कि लाइफ टाइम में वो रिडीम हो जाएंगे।
इरिडेमेबल, जब कंपनी ने कोई डेट फिक्स नहीं करी, डज नॉट फिक्स एनी डेट, कोई फिक्स डेट नहीं है उनके रिडम्पशन की, तो वो होल्डर्स अपना पैसा वापस कर मांगने की डिमांड नहीं कर सकते जब तक कि कंपनी गोइंग कंसर्न में है। दीज डिबेंचर्स आर इरिडेमेबल या परपेचुअल डिबेंचर्स कह सकते हैं आप इन्हें। भले ही प्रिंसिपल अमाउंट वाइंडिंग अप के टाइम पे किया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट रेगुलरली पे किया जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में अगर कंपनी कोई डिफ़ॉल्ट कर सकती है तो सच डिबेंचर्स कैन बी पेएबल ड्यूरिंग द कंपनीज लाइफ टाइम। अगर कंपनी बार बार ऐसा कर रही है कि एनुअल इंटरेस्ट नहीं दे रही, तो कंपनी को हो सकता है कि डिबेंचर्स की पेमेंट इसके लाइफ टाइम में ही करनी पड़े, वाइंडिंग अप से पहले। फिर है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, एज द नेम सजेस्ट कि ये कन्वर्ट हो सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में, या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बीतने के बाद, या स्पेसिफिक कंडीशंस पूरा करने पे ये डिबेंचर्स कन्वर्ट हो सकते हैं दूसरे डिबेंचर्स में, इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, मतलब दूसरी सिक्योरिटीज़ में, तो वो होंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। These were the types of debentures. नेक्स्ट इज़ मेथड ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स, कि क्या तरीका क्या है इसको इशू करने का। डिबेंचर्स प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है और पब्लिक कंपनी भी इशू कर सकती है। इसकी अथॉरिटी जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है कि कब इशू करना है, कितना इशू करना है। जैसे कि कंपनी के शेयर्स पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, उसी तरह से कंपनी के डिबेंचर्स भी पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। कंपनी डिबेंचर्स इशू करने के लिए भी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जैसे शेयर्स के लिए करती है। लगभग प्रोसीजर वही है जैसे कि शेयर्स इशू करने का है। क्या क्या स्टेप्स होंगे? पहला, रेजोल्यूशन बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स एक मीटिंग करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, उसमें ये रेजोल्यूशन पास करेंगे कि डिबेंचर्स इशू करने हैं, बोरोइंग करनी है। सेकेंड, जनरल मीटिंग कॉल करेंगे और उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे, सब केसेस में नहीं। कल हमने देखा था एक लिमिटेशन था कि अगर एक ऐसा इशू होने वाला है डिबेंचर्स का जिससे कि अमाउंट ऑफ टोटल बोरोइंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, किससे ज़्यादा हो जाएगी? फ्री कैपिटल प्लस रिजर्व से। अगर कोई ऐसा इशू आने वाला है जिससे अमाउंट ऑफ बोरोइंग अमाउंट ऑफ फ्री कैपिटल और रिजर्व से ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसी बोरोइंग के लिए कंपनी को रेजोल्यूशन पास कराना होगा, जनरल मीटिंग होल्ड करेंगे और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा। नेक्स्ट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी। कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कमेटी बना सकते हैं टू कन्वेन द इशू ऑफ फ्रेश डिबेंचर्स। एक कमेटी बनाएंगे फ्रेश डिबेंचर्स इशू करने के लिए, रेजोल्यूशन पास करने के, मतलब कुछ एक लोग जो स्पेसिफिकली इसी काम पे ध्यान देंगे। तो ये कमेटी जो है ये एक ट्रस्ट डीड भी बनाएगी कंपनी के सॉलिसिटर की हेल्प से। कंपनी का सॉलिसिटर एक तरह से कंपनी का सलाहकार होता है सब कंडीशंस में। ऑफर टू पब्लिक, अब ऑफ़र करना है पब्लिक को। डिबेंचर्स प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी दोनों इशू कर सकती हैं। बाय इशूइंग ए फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन अकम्पनीड बाय अ मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करने के लिए पब्लिक को ऑफ़र देना है। कैसे देना है? एक एप्लीकेशन फॉर्म इशू करना है जिसके साथ में मेमोरेंडम होगा और प्रोस्पेक्टस की इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी। फिफ्थ इज़ फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार। द डे ए प्रोस्पेक्टस इज़ इशूड विद रिस्पेक्ट टू डिबेंचर्स, ए कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस इज़ फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार बिफोर डिबेंचर्स कैन बी ऑफर टू द पब्लिक। पब्लिक को डिबेंचर्स देने से पहले प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी रजिस्ट्रार को देनी है। वेयर एक कंपनी डजेंट इश्यू प्रोस्पेक्टस, अगर पूरा प्रोस्पेक्टस नहीं बना रहे हैं तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस देना है रजिस्ट्रार को एटलीस्ट 3 days बिफोर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, जब प्रॉपर पब्लिक इश्यू करना होता है तो प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, इन केस प्राइवेट प्लेसमेंट करना होता है तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाते हैं। तो अगर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स से कम 3 दिन पहले ये रजिस्ट्रार के पास पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अलॉटमेंट। नो अलॉटमेंट कैन बी मेड इन परसुएंस ऑफ द प्रोस्पेक्टस सो इश्यूड अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द 5th day
5th डे ऑन विच द प्रोस्पेक्टस इज़ इश्यूड। कम से कम 4 दिन बीत चुके हों, 5वां दिन शुरू हो चुका हो प्रोस्पेक्टस को इश्यू किए हुए, ठीक है। और एज सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड, अलॉटमेंट कब कर सकते हैं, कम से कम प्रोस्पेक्टस इश्यू को 5वां दिन लग गया हो या फिर ऐसा टाइम जो प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा गया हो। एप्लीकेशन इन स्टॉक एक्सचेंज, अगर प्रोस्पेक्टस ऐसा कहता है कि an application made to permission for debentures offered is to be dealt with in one or more recognized stock exchange, any allotment made shall be void if the permission has not been granted by stock exchange or each stock exchange before the expiry of 10 weeks from the date of closing of subscription list। इसका क्या मतलब है? एक प्रोस्पेक्टस अगर ये कहता है कि एप्लीकेशन जो डिबेंचर्स की है ये स्टॉक एक्सचेंज में डील होगी, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होंगी, तो कोई भी अलॉटमेंट अगर स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन मिली हुई है तो इट इज़ फाइन, अगर स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन नहीं मिली हुई तो ये अलॉटमेंट वॉइड माना जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर्स मस्ट बी मेड रेडी एंड डिलीवरेबल विद इन 3 months ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को 3 महीने के अंदर अंदर सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर्स रेडी हो जाने चाहिए। डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर बनाना है और उसके अंदर हर एक डिबेंचर होल्डर की एंट्री करनी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्जेस टू रजिस्ट्रार वेयर डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड, मतलब कि वो चार्ज क्रिएट कर रहे हैं कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर, तो जिस प्रॉपर्टी पर चार्ज कर रहे हैं, किस तरीके का चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, उसकी डिटेल आरओसी को देनी है अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर। तो ये प्रोसेस है आपका डिबेंचर्स इशू करने का। रीड इट ऑन योर ओन एंड इन केस कोई क्वेरी आती है, फील फ्री टू कमेंट, फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेरी। थैंक यू वेरी मच।